यस, देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, और वो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है। आगे मैं समझता हूँ इस सिस्टम में और भी इम्प्रूवमेंट होगा। उसके लिए लीगल प्रावधान हमारे यहाँ हैं, लोगों को उसके बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, और जागरूक होने के बाद अगर मुझे मेरा वो अधिकार नहीं मिलता है तो मेरे पास ये राइट है कि मैं कंसर्न अथॉरिटी को अप्रोच करके अपने उस राइट को एनफोर्स करने के लिए, चाहे वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, या मेरे पेरेंट्स की ड्यूटी को लेकर के हो, एज ए चाइल्ड मेरे पेरेंट्स की ड्यूटी लेकर के हो, मैं उनको भी बताऊं और मैं ये कहूं कि ये मेरा अधिकार है, मुझे ये चाहिए। बिल्कुल। तो उस डायरेक्शन में हमें काम करने की, अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। प्रोफेसर वेद, चूंकि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र राज्य सरकारें दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है, और इस एक्ट में भी चाहे वो वित्तीय चीज़ें हों, उसको लेकर दोनों के सहयोग की बात की गई है। यहाँ पर मैं ये समझना चाहूँगी कि इसमें और क्या स्टेप्स उठाए जाने की ज़रूरत है कि राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर एजुकेशन पर, जैसा कि आप कह रहे हैं, और भी सुधार की ज़रूरत है, उसको और आगे बढ़ा सके। देखिए इसमें जो एक्ट में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट, एक्ट में कोई कमी नहीं है एक्चुअली। एक्ट को आप देखें तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट। इट टेक्स केयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्कूलिंग एक्चुअली। उसमें जैसे फॉर इंस्टेंस कमी जो मुझे नज़र आ रही है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का उसमें प्रोविज़न है, और उसमें ये है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 50% रिप्रेजेंटेशन जो है वो पेरेंट्स का होगा। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ जो हैं दे आर नॉट वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशंस, दैट इज़ वन ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स। वो रेगुलर इंटरवल्स पर उनको मिलना चाहिए, सुझाव देने चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए, दैट इज़ नॉट हैपनिंग इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। इक्का दुक्का कहीं होता है। दूसरी उसमें एक्ट में ये भी प्रोविज़न है कि वी विल हैव स्टेट एडवाइजरी काउंसिल and we will also have a national advisory council. Now these councils are also not meeting frequently and taking stock of what is happening on the ground. तो इनको जिंदा करने की ज़रूरत है, इनको नर्चर करने की ज़रूरत है, इनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो, चाहे वो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड हो, चाहे वो नेशनल एडवाइजरी बोर्ड हो। तीसरा, जो स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि भाई दे मस्ट रेस्पेक्ट दिस लॉ, एक वो बहुत बड़ी बात है। ओनरशिप तभी आती है व्हेन यू रेस्पेक्ट इट। उनकी प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है उसकी बहुत आवश्यकता है। तीसरी चीज़ जो है वो जो इंफॉर्मेशन फेलियर है, हमारे पास में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि कितने बच्चे आपके स्कूली सिस्टम से बाहर हैं। एक दफ़ा हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के ज़रिए, उसमें डाटा करेक्ट ऑथेंटिक डाटा हमारे पास नहीं आता। क्यों नहीं आता? इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज़। उनकी जिम्मेदारी है कि दे प्रोवाइड ऑथेंटिक डाटा सो दैट वी कैन अप्लाई करेक्टिव मेजर्स। तो एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है उसमें। इसके अलावा जो उसमें पैसे की बात है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, दूसरी तरफ रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं लेकिन उन रिसोर्सेज का सदुपयोग नहीं होता है। पैसा आइडल पड़ा रहता है स्टेट्स के पास में, एजेंसीज के पास में, दे आर नॉट यूटिलाइजिंग दोज रिसोर्सेज इन ए टाइम बाउंड मैनर। वो उसकी अत्यंत आवश्यकता है। एक दूसरी चीज़ जो है, जो क्वालिटी की हम बात करते हैं, इन बच्चों के लिए हम जैसे मान लीजिए 8 साल के बच्चे को हम लेके आए और उसको एप्रोप्रिएट एज ग्रुप में हमने डाल दिया, तो उसको जो स्पेशल ओरिएंटेशन उस बच्चे की ज़रूरत है, स्पेशल उसको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उसको कौन प्रोवाइड करेगा? अध्यापक करेगा। तो अध्यापक की वो कैपेसिटी हमने डेवलप नहीं की है कि वो साइमल्टेनियसली उस बच्चे को, जो उसका छुटा हुआ पाठ्यक्रम है, जो करिकुलर प्रोविजंस बच गए हैं, उनको पूरा कराए और उसके साथ साथ जो कंटिन्यूटी इंश्योर करे उन बच्चों के साथ भी जो बच्चे ऑलरेडी 8 साल की एज ग्रुप में आते हैं जी। तो टीचर्स की ओरिएंटेशन की बहुत ज़रूरत है और पॉलिटिकल कमिटमेंट की भी ज़रूरत है। वाई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट टेकिंग अपॉन देमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी गोज टू द स्कूल? उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो पॉलिटिकल कमिटमेंट एक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स हु आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उसकी ज़रूरत है।
सेंसिटाइजेशन ऑफ द पेरेंट्स, उसकी आवश्यकता है। बिल्कुल। रिसोर्सेज की जहाँ कमी है वहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल कराने की आवश्यकता है। कई सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें हम मैचिंग ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। आपने कंकरेंसी की बात की। कंकरेंसी मींस जो हम 1976 में एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट पर लेके आए, वो क्यों लेके आए? उसका एक मूल कारण ये था कि डिफरेंट स्टेट्स वर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. Some were progressing very well, but some were lagging behind. As a result of which, it was decided consciously that let us have education onto the concurrent list. तो स्कूल एजुकेशन को कंकरेंसी पर लेकर आए हम। तो कंकरेंसी में हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि रिसोर्सेज दोनों तरफ से फ्लो करें। Many a time we can take a position that if the state is not contributing its share, why should we release the resource? I think we need to persuade the state also to release its share with a view to ensuring कि पैसा timely बच्चों के पास में बिल्कुल। कुल मिला के जिम्मेदारी जो है वो सभी की बनती है और ये जिम्मेदारी जो अकाउंटेबिलिटी है वो हर स्तर पर सभी को समझनी होगी। सर आप कुछ ऐड करना चाहते थे? आप बात कर रहे थे कि सेंटर और स्टेट में किस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और जैसा कि प्रोफेसर वेद प्रकाश जी ने भी कहा, ये एजुकेशन का सब्जेक्ट जानबूझ के कंकरेंट लिस्ट में रखा गया था, जिसमें केंद्रीय सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, और अकॉर्डिंगली लेकिन उसके बावजूद भी सेंटर ने अपने ऊपर जिम्मेवारी इसको लेकर के ज़्यादा ली है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, कॉन्करेंट लिस्ट में होने के बावजूद जो हायर एजुकेशन है वो अभी भी सेंटर के पास है। जब कोई किसी इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया जाता है तो केंद्रीय सरकार अपने ऊपर जिम्मेवारी ले जाती है, लेकिन यहाँ स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं समझता हूँ एजुकेशन में प्रोग्रेस करना और एजुकेशन देना लोगों को, ताकि कंट्री के अंदर 100% लिटरेसी हो सके। आई थिंक एक बेस्ट फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम एजुकेशन के सेक्टर में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, जो हमारा बजट एलोकेशन है एजुकेशन का 2023 के उसके हिसाब से, तो जीडीपी का लगभग 2.9% जो वो एजुकेशन पे स्पेंड किया जाता है। शायद मैं समझता हूँ ये एक ऐसा एरिया है जिसमें थोड़ा और स्पेंडिंग की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह के रिसोर्सेज की हमारे पास अभी शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है वो हो सके। लेकिन जहाँ तक इन्होंने कहा कि सेंटर से बहुत सारे रिसोर्सेज स्टेट में जाते हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 70% जो एजुकेशन पे खर्चा होता है वो सेंटर द्वारा दिया जाता है स्टेट्स को। स्टेट्स लगभग 30% ही खर्च करती हैं, और अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है, बच्चे हमारे अनएजुकेटेड रह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारा देश का सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, उस ग्रोथ को कहीं ना कहीं एडवर्सली इफेक्ट करता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकता है। बिल्कुल। क्योंकि कार्यक्रम अपने अंतिम छोर पर है, मैं चाहूँगी सर एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी ओर से। I think we need to look into the shortcomings, present shortcomings, and try to plug them up with a view to ensuring कि RT Act के जितने provisions हैं उनको हम बखूबी implement कर सकें। और कोई भी बच्चा, हमारे मुल्क में ही एग्जाम्पल हैं, ऐसी स्टेट्स हैं कोई बच्चा स्कूली शिक्षा से बाहर नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हैं आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन दोज स्टेट्स विग्रसली to bring in children into the school education. जी, थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में आए, इतनी सार्थक चर्चा की और हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो आपके अधिकार क्या हैं ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपकी जागरूकता ही आपके आगे बढ़ने की राह जो है वो तय करेगा, और इसलिए हम लेकर आते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपका कानून। फिलहाल आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।